आज हम सोनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। सोनोमीटर अनुनाद की घटना पर आधारित एक उपकरण है, अर्थात यह उपकरण अनुनाद की घटना पर आधारित है। इसकी सहायता से स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। इस उपकरण में या ऐसे कहें इसकी बनावट में 1 मीटर लंबा आयताकार खोखला बॉक्स होता है जिसे अनुनाद बॉक्स कहते हैं। यह है अनुनाद बॉक्स डी। इस बॉक्स में कुछ छिद्र होते हैं जिससे वायु का आदान प्रदान हो सकता है। यह स्टैंड है इसका, और इस बॉक्स में यहाँ पर दो लकड़ी के टुकड़े प्रिज्म शेप में यानी इस स्थान में रहते हैं, एम और एन। एम एन यहाँ पर एक खूंटी एल लगी हुई होती है। इससे एक तार जो कि M और N से होता हुआ तथा एक घिरनी P से होता हुआ जाता है। इस तार पर एक पर्रा या हैंगर लटका हुआ होता है। यहाँ पर जो तार है वह तार धातु का पतला एक समान त्रिज्या का या ऐसा कहें एक समान व्यास वाला तार होता है। ये अनुनाद बॉक्स है, अनुनाद की घटना पर आधारित सोनोमीटर या स्वर मापी। इसकी सहायता से हम स्वरित्र की आवृत्ति, इस उपकरण की सहायता से स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। इस उपकरण में एक आयताकार बॉक्स होता है, इसकी लंबाई 1 मीटर की होती है। यहाँ पर M और N दो टुकड़े हैं लकड़ी के, और यहाँ पर L एक खूंटी है। इस खूंटी से तार जो कि MN से होता हुआ गया है। यहाँ पर एक P एक घिरनी है, घिरनी P से होते हुए जाता है। यहाँ पर Q एक हैंगर है जिस पर बाट रखा जाता है। इस उपकरण का कार्य करने का सिद्धांत यह है कि यदि कोई स्वरित्र किसी तने हुए तार के साथ स्वरैक्य में है तो स्वरित्र की आवृत्ति तार की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है। इस स्थिति में स्वरित्र की आवृत्ति n इक्वल टू 1/2L इंटू √T/m यह हो जाता है, अर्थात आवृत्ति स्वरित्र का n इक्वल टू 1/2L इंटू √T/m, जहाँ पर L जो है वह सेतु के इस टुकड़े को M और N को सेतु कहा जाता है। इसमें एक चलायमान होता है जिसे चलायमान सेतु कहते हैं। यह चल सकता है, दूसरा स्थिर रहता है।
L सेतु के मध्य कसे हुए तार की लंबाई है, T तार का तनाव है, स्मॉल m यहाँ पर जो है यह तार की प्रति एकांक लंबाई पर द्रव्यमान है। यदि तार पर लटकाए गए बाट का मान m है, लटकाए गए बाट m, तार की त्रिज्या बराबर r है, तार के पदार्थ का घनत्व रो है, तब यहां पर तनाव T बराबर हो जाएगा कैपिटल M इंटू G, तथा द्रव्यमान, इस द्रव्यमान M का मान तथा M द्रव्यमान बराबर हो जाएगा आयतन गुणा घनत्व। आयतन गुना घनत्व, यहाँ पर आयतन बराबर ले लेंगे हम पाई आर स्क्वायर 1 इंटू रो, एकांक लंबाई है यहाँ पर, या ऐसा कह लें कि पाई आर स्क्वायर रो बराबर m। इस m का मान अर्थात पाई आर स्क्वायर रो तथा t का मान mg, इस समीकरण नंबर 1 में रखने पर n बराबर अर्थात आवृत्ति बराबर प्राप्त होता है 1/2L इंटू रूट mg अपॉन पाई आर स्क्वायर रो, या आवृत्ति n बराबर 1/2, ये r बाहर आ जाएगा तो 1/2RL इंटू रूट mg इंटू रूट mg अपन पाई रो, n इक्वल टू 1/2RL इंटू रूट mg अपन पाई इंटू रो। इस समीकरण, यह जो समीकरण है वह आवृत्ति का सूत्र है, स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं सूत्र की सहायता से, n इक्वल टू 1/2RL इंटू रूट mg अपन पाई इंटू रो, जहां पर r m l रो का मान ज्ञात करके n का मान ज्ञात किया जा सकता है। प्रायोगिक विधि इसकी इस प्रकार से होती है कि हैंगर को तौल करके उसका भार ज्ञात कर लेते हैं और हैंगर लटका करके इस हैंगर पर आधा किलोग्राम के बाट क्रमशः रखते जाते हैं, फिर उतारते जाते हैं, जिससे इस तार में जो ऐंठन है वह दूर हो जाता है। इसके पश्चात चलायमान सेतु को इस प्रकार से सरकाते हुए स्थिर सेतु के पास में ले जाते हैं कि दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर रहे, तथा कागज, उसके पश्चात कागज के टुकड़े का उल्टा V आकार का राइडर बनाकर सेतु के मध्य में रखा जाता है। अज्ञात स्वरित्र से सेतु के मध्य तार में कंपन कराते हैं। इसके लिए उस स्वरित्र को रबर की गद्दी पर धीरे से मारते हैं, जिससे कंपन उत्पन्न जाता है। उस स्वरित्र को सेतु के मध्य तार के पास लाते हैं, जिससे राइडर फड़फड़ाने लगता है। अब दोनों चलायमान सेतु को इस प्रकार क्रमशः दूर खिसकाते हैं कि राइडर की खड़खड़ाहट बढ़ने लगे। प्रत्येक बार स्वरित्र कंपित कराकर इस सेतु के मध्य रखते हैं। इस क्रिया में ऐसी स्थिति आती है जिससे कि सेतु के मध्य तार की आवृत्ति ठीक स्वरित्र की आवृत्ति के बराबर हो जाए। इस स्थिति में सेतु के मध्य अधिक आयाम से तार कंपन करने लगता है, अतः तेज ध्वनि सुनाई देती है। इस स्थिति में राइडर उछलकर नीचे गिर जाता है। इस स्थिति में जब राइडर उछलकर नीचे गिर जाता है तो दोनों सेतु के मध्य की स्थिति मीटर पैमाने की सहायता से नोट कर लेते हैं। पर्दे पर भिन्न भिन्न बाट लटका करके प्रयोग को या पूरी प्रक्रिया को दोहराया जाता है। स्क्रू गेज की सहायता से इस तार का व्यास निकालते हैं। उसके पश्चात त्रिज्या ज्ञात हो जाती है, आर का मान तथा रो का मान
से ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार से m का मान, l का मान और रो का मान इस सूत्र में रख करके स्वरित्र की आवर्ती n का मान ज्ञात हो जाता है। इस प्रयोग में यह सावधानी रखना पड़ता है कि 0 मीटर का तार जो है, ये तार यह पतला हो और सभी जगह पर एक समान होना चाहिए तथा ये जो घिरनी है, यह घिरनी घर्षण रहित रहे। साथ ही साथ स्वरित्र में कंपन उत्पन्न करने के लिए उसको रबर की गद्दी पर हल्के से या धीरे से गद्दी पर धीरे से ठोकते हैं या उसको मारते हैं जिससे कंपन आए। दोनों सेतु की ऊंचाई, यह ऊंचाई जो है यह एक समान हो, यह कुछ सावधानियां हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि इस सूत्र में, अर्थात सूत्र n = 1/2 RL इंटू √mg/π, इस सूत्र से जब n का मान ज्ञात करते हैं तो उसके लिए प्रायोगिक परीक्षण सरडी देखेंगे। यहाँ पर सूत्र है n = 1/2 RL इंटू √mg/π इंटू रो। इस सूत्र का उपयोग करना है। इस सूत्र में विभिन्न मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम मान ज्ञात करते हैं m और l के लिए। इसमें सबसे पहले लेंगे हैंगर का द्रव्यमान। तराजू की सहायता से उस हैंगर के द्रव्य वजन को नोट कर लेते हैं। पर्दे पर रखा भार ग्राम में नोट करके यहाँ पर रखते हैं। उस पर्दे पर आधा किलोग्राम का बांट जैसे चाहते जाएंगे। प्रथम स्थिति में 500 ग्राम, फिर उसके बाद अगला 500 ग्राम आने पर 1000, इस क्रम में आगे बढ़ते हुए ग्राम को यहाँ पर नोट करते जाएंगे। उसके बाद तनाव उत्पन्न करने वाला कुल भार, तो तनाव उत्पन्न करने वाला कुल भार के अंतर्गत पर्दे पर जो भार है वो भार रहेगा ही, प्लस उसी के साथ साथ में हैंगर का भी भार। जैसे हैंगर का भार यदि 100 ग्राम है और पर्दे पर 500 ग्राम रखे तो कुल भार 600, इस रूप में क्रमशः है। तो यहाँ पर लिखेंगे तनाव उत्पन्न करने के लिए कुल भार, यह हो जाएगा। इसमें इस कुल भार को ले लेते हैं m, ये m। आगे भार चढ़ाते समय दोनों सेतुओं की स्थिति की नोट करेंगे। पहले सेतु की स्थिति, इसको ले लेते हैं A। दूसरे सेतु की स्थिति B। जब भार चढ़ाते हैं और उस समय चढ़ाने के समय में जब वह स्थिति, जब राइडर उछल करके नीचे गिर जाता है, उस समय पहले सेतु की स्थिति क्या है पाठ्यांक, उसको यहाँ पे नोट करेंगे। दूसरे के पाठ्यांक की स्थिति पे नोट करेंगे तथा सेतु के बीच कंपित तार की लंबाई, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा सेतुओं के बीच कंपित तार की लंबाई, तो इसको सीधे लिख लेंगे कंपित तार की लंबाई। ये पाठ्यांक हो जाएगा
भार चाहते समय पहले सेतु की स्थिति, दूसरे सेतु की स्थिति और उन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, अंतर, वह हो जाएगा कंपित तार की लंबाई। इसको ले लेते हैं L1, तो L1 इक्वल टू हो जाएगा B माइनस A। ये पूरी प्रक्रिया फिर भार उतारते समय पहले सेतु की स्थिति, संकेतन ले लेते हैं इसको एडस, दूसरे सेतु की स्थिति बी डेस, कंपित तार की लंबाई, तार की लंबाई, इसको ले लिए L2, L2 इक्वल टू हो जाएगा B माइनस A। L1 का मान B माइनस A, L2 के लिए ले लेते हैं फिर B डेस माइनस A डेस। ये इस सूत्र में फिर आगे L1 और L2 अर्थात जो दोनों सेतुओं के बीच में जो तार है उस तार की लंबाई एक बार हम कंपन की स्थिति में जब भार चढ़ा रहे होते हैं उस समय नोट करते हैं, वह लंबाई ले लेते हैं L1 और दूसरी स्थिति में भार उतारते समय ले लेते हैं L2। तो माध्य स्थिति लेंगे, दोनों का माध्य अर्थात कहा लेंगे सेतु के मध्य तार की माध्य लंबाई। माध्य लंबाई थोड़ा इससे आगे देखेंगे यहाँ पर, तो माध्य लंबाई बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2, ये आगे रह जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से माध्य लंबाई का मान निकाल लेंगे, तो यह लंबाई हो जाएगा बराबर L। इस प्रकार हम क्रमशः 2-3 पाठ्यांक लेते हैं और M का मान तथा L का मान जो प्राप्त होता है उस मान को इस सूत्र में प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक मान और आएगा, वह है R अर्थात तार की त्रिज्या। तार की त्रिज्या इसी सूत्र के लिए फिर दूसरा पाठ्यांक निकालेंगे हम, तार की त्रिज्या R के लिए। इसके लिए सर्वप्रथम स्क्रू गेज का अल्पतमांक निकाल लेंगे। स्क्रू गेज में देख लेंगे यदि शून्यांक त्रुटि है या नहीं, उसके अनुरूप फिर पाठ्यक्रम नोट करेंगे पाठ को। इसमें तार को एक दिशा में लेते हैं उसका व्यास, फिर जिस दिशा में बिल्ली करते हैं उसके लंबवत 2 दिशा में, अर्थात एक दिशा में और लंबवत दिशा में। एक दिशा में लंबवत दिशा में। इसमें एक दिशा में पहले मुख्य पैमाने का पाठ, मुख्य पैमाने का पाठ, उसके बाद वृत्तीय पैमाने का पाठ। वृत्तीय पैमाने का पाठ जब लेंगे तो वृत्तीय पैमाने का पाठ B बराबर हो जाएगा N गुणा अल्पतमांक, जो स्क्रू गेज का अल्पतमांक है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे खानों की संख्या से, तो पाठ B हो जाएगा। मुख्य पैमाने के पाठ को ले लेते हैं A से, तब कुल पाठ X बराबर A प्लस B हो जाएगा। ये इसी रूप में आगे तार की जिस दिशा में लिए उसके लंबवत दिशा में मुख्य पैमाने का पाठ
ए डैश कहा ले इसको। फिर वृत्तीय पैमाने का पार्ट बी डैश इक्वल टू एन गुना अल्पतमांक कुल पार्ट y इक्वल टू हो जाएगा ए डैश प्लस बी डैश। तब यहाँ पर x और y का माध्य ले लेंगे अर्थात कुल पार्ट। कुल पार्ट बराबर हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2। यहाँ के पार्ट का और यहाँ के पार्ट का मध्यमान ले लिए। तार का व्यास, यह जो मध्यमान आएगा वह रहेगा एक से अधिक पाठ्यांक ले लेंगे और उन पाठ्यांक का फिर ये जो व्यास मिलेगा इसका माध्य ले लेंगे। इसलिए त्रिज्या प्राप्त हो जाएगा, व्यास का हाफ कर लेंगे तो त्रिज्या प्राप्त हो जाएगा, जिससे r का मान जो प्राप्त हो जाएगा उस r के मान को भी इस सूत्र में रखेंगे। इस प्रकार से m का मान, l का मान और r का मान रख करके हम स्वरित्र की आवृत्ति को ज्ञात कर सकते हैं। यह था सोनोमीटर के बारे में। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं अनुनाद नली। आगे हम पढ़ेंगे अनुनाद नली के बारे में। अनुनाद नली एक बंद आर्गन पाइप होती है। आर्गन पाइप से तात्पर्य है एक नली जिसका व्यास सर्वत्र एक समान होता है। इसके अंदर वायु स्तंभ की लंबाई घटाई या बढ़ाई जा सकती है। जब एक स्वरित्र को कंपित कराकर अनुनाद नली के मुंह पर, क्योंकि बंद नली है, एक सिरा इसका बंद रहता है और एक सिरा खुला अनुनाद नली, तो खुले सिरे के पास जब स्वरित्र को कंपन करा करके लाते हैं तो वहां पर उत्पन्न जो कंपन है अर्थात कहें ध्वनि तरंगे, वह वायु स्तंभ में प्रणोदित दोलन करने लगता है, जिससे कंपन की आवृत्ति वायु स्तंभ की लंबाई पर निर्भर करती है। वायु स्तंभ एक निश्चित लंबाई के लिए दूसरी आवृत्ति स्वरित्र की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है, अतः अनुनाद के कारण तीव्र ध्वनि सुनाई देता है। इस उपकरण में एक नली होती है जिसका व्यास पूरा एक समान होता है। इस नली में जल भर देते हैं। इसकी संरचना या बनावट सर्वप्रथम देख लेते हैं।
यह नली टी है जिसकी लंबाई 1 मीटर होता है। यह 1 मीटर लंबी 5 सेंटीमीटर व्यास की नली है जो पीतल, स्टील या कांच की बनी हुई होती है। यहाँ पर एक अन्य नली बी है जो इस नली टी के साथ में जुड़ी हुई होती है, जिससे यहाँ पर जल की स्थिति को इसमें हम देख सकते हैं। यह पारदर्शी है, कांच की बनी हुई है। आर एक रबर की नली है, यह आर। यहाँ पर सी पानी का बर्तन है, इसमें जल रहता है और ये पूरा यहाँ पर रहेगा, नली के माध्यम से इस टी से जुड़ा रहता है, अननाद नली से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर इस जगह पर पी एक पिंच कारक है जो जल को व्यवस्थित करने के लिए आधार में लगा रहता है। इस नली में रबर के पास में लगा रहता है और आधार में 3 पेंच लगे रहते हैं यहाँ पर, जो कि इसको समतल, जिसकी सहायता से समतल किया जा सकता है। इस उपकरण में यह उपकरण अर्थात अनुनाद नली अनुनाद की परिघटना पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से ध्वनि की चाल ज्ञात कर सकते हैं। अभी हम उपकरण की बनावट के बारे में चर्चा कर रहे थे। यह उपकरण कैसा है, इसकी बनावट क्या है? तो इसमें 1 मीटर लंबी नली होती है जो कि पीतल, स्टील या कांच की बनी हुई होती है। इसका व्यास लगभग 5 सेंटीमीटर होता है और यह एक अन्य नली बी से जुड़ी हुई होती है। बी के द्वारा हम पानी का तल देख सकते हैं, जल का तल देख सकते हैं। साथ ही साथ रबर के द्वारा यह एक अन्य बर्तन से जुड़ा हुआ होता है जिसमें भी जल रहता है। यह अनुनाद की घटना पर आधारित एक ऐसा उपकरण है, अनुनाद नली अनुनाद की घटना पर आधारित ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से ध्वनि की चाल ज्ञात की जा सकती है। इसमें प्रायोगिक विधि इसका यह है कि स्वरित्र को कंपित करा करके इसके मुंह पर, नली के मुंह पर रखते हैं, जिसके कारण यहाँ पर कंपन आता है और जल के स्तर को नीचे लेते जाते हैं। यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उस जगह पर वायु रहता है और वहाँ पर वह तरंगें जाती हैं। अतः हम इसका सिद्धांत देखते हैं। अनुनाद नली को जल से भरकर स्वरित्र को कंपित कराकर उसके मुंह के पास लाते हैं। जल के तल को धीरे धीरे नीचे गिराते जाते हैं। एक अनुनाद नली इसके पास में स्वरित्र को कंपित करा करके लाएंगे और इस जल के तल को, इस बर्तन को जब नीचे लाते हैं या ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ भी जल का तल ऊपर और नीचे होता है। तो सर्वप्रथम हम जल के तल को धीरे धीरे नीचे गिराते जाते हैं, जिससे नली के अंदर वायु स्तंभ की एक निश्चित लंबाई के लिए तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। अर्थात कि जैसे जैसे जल का तल नीचे आते जाएगा यहाँ पर जल नहीं रहेगा बल्कि वहाँ वायु हो जाएगा। एक निश्चित लंबाई पर तीव्र ध्वनि हमको सुनाई देगी। इस स्थिति को अनुनाद की प्रथम स्थिति कहते हैं। यह स्थिति इस प्रकार की हो जाती है, जैसे ये नली है तो जल का तल मान लीजिए ये इतना नीचे आया है, ये जल है, ये इतना वायु वाला भाग है, तब इस स्थिति में ये कुछ ये भाग आ जाता है, ऐसे इतना भाग में कंपन होता है। यहाँ पे अनुनाद की प्रथम स्थिति हो जाती है। इस स्थिति में इस भाग पर हमको नोड अर्थात निस्पंद प्राप्त होता है और ये ऊपरी भाग पर यहाँ पर प्रस्पंद अर्थात एंटीनोड प्राप्त होता है। तो नली के अंदर आपतित तथा परावर्तित तरंगों के कारण अप्रगामी तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। यदि अनुनाद की प्रथम स्थिति में वायु स्तंभ की लंबाई ये L1, यह क्या है, वायु स्तंभ की लंबाई से तात्पर्य प्रारंभ में पूरी नली में जल भरा हुआ था, अब ये इतना जल नीचे चला गया जब तो ये भाग वायु हुआ, तो इस वायु वाले भाग की लंबाई L1 है। यह वायु स्तंभ की लंबाई है। यह लंबाई एक नोड और एंटी नोड के बीच की जो दूरी है उसके बराबर होगा, अर्थात इसका मान लंबाई यदि लेते हैं L1 है तथा अंत संशोधन यदि E मान ले E है, तब L1 प्लस E बराबर हो जाएगा λ/4 अर्थात नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी λ/4 की बराबरी पर। ये समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। L1 प्लस E इक्वल टू λ/4। अब नली के अंदर के जल के तल को पुनः नीचे गिराते जाते हैं, अर्थात इसको और नीचे लाएंगे। जब जल का तल और नीचे चला जाएगा तो ये स्थिति आएगी, ये जल और नीचे चला गया। ऐसी स्थिति में
इस प्रकार से ये वायु स्तंभ की लंबाई हो गई L2। इस स्थिति में यहाँ पर नोड बना और यहाँ नोड बना, दो स्थितियों पर यहाँ पर ये वाले भाग पर एंटी नोड बना, एंटी नोड, यहाँ पर नोड बना, फिर यहाँ पर नोड बना, अर्थात इस स्थान पर निष्पन्द बन रहा है, आयाम शून्य है, यहाँ पर निष्पन्द बन रहा है, इस स्थान पर आयाम अधिकतम है, तो ये एंटी नोड और एक यहाँ पर एंटी नोड। इस प्रकार से एंटी नोड एंटी नोड बनते हैं, अर्थात दो एंटी नोड और दो नोड बन रहा है, दो प्रस्पंद और दो निष्पन्द बन रहा है। तो अनुनाद की द्वितीय स्थिति में वायु स्तंभ की लंबाई यदि हम मानते हैं L2 है, अंत संशोधन यदि E है, तब L2 प्लस E इक्वल टू, इसका मान हो जाएगा 3 λ/4, क्योंकि यह प्रारंभिक स्थिति में जो है उसकी आवर्ती की या उसकी प्रथम स्थिति की लंबाई से 3 गुने के बराबर हो जाती है, तीव्र ध्वनि सुनाई देता है, तो इसलिए L2 प्लस E इक्वल टू 3 λ/4। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें, तब समीकरण 2 ऋण समीकरण 1, तब हो जाएगा L2 माइनस L1 इक्वल टू 3 λ/4 माइनस λ/4 आ जाएगा 2 λ/4, या ऐसा कहें λ/2। सूत्र V इक्वल टू N इंटू लेमडा से, यहाँ पर लेमडा का मान, अच्छा ये जो L2 माइनस L1 है इसका मान बराबर ले लेते हैं L, तब हमको लेमडा इक्वल टू प्राप्त हो जाता है 2L, लेमडा इक्वल टू प्राप्त हुआ 2L, या V इक्वल टू N लेमडा, सूत्र से मान रखें V इक्वल टू N लेमडा का मान 2L, या ऐसा कहें N इंटू 2 इंटू L2 माइनस L1, अर्थात 2N इंटू L2 माइनस L1। V इक्वल टू प्राप्त हुआ 2N L2 माइनस L1, यह है आवर्ती का सूत्र। अभी सैद्धांतिक रूप देख रहे थे अनुनाद नली के बारे में। अनुनाद नली क्या है? अनुनाद नली एक बंद आर्गन पाइप होती है जिसके अंदर वायु स्तंभ की लंबाई बढ़ाई या घटाई जा सकती है। कैसे घटा या बढ़ा सकते हैं? तो ये प्रायोगिक विधि में, जैसा कि इसमें जल भर लेते हैं, जल भरने के पश्चात ये जो बर्तन सी है, इस बर्तन को सी को जब ऊपर नीचे सरकाते हैं तो यहाँ पर जल का स्तर भी ऊपर और नीचे सरकता है, जिसके कारण जब जल नीचे आता है तो शेष ऊपरी भाग में सिर्फ वायु रह जाता है, जिसे हम वायु स्तंभ कहते हैं। उस वायु स्तंभ में जब यहाँ से स्वरित्र से तरंगें जब आती हैं तो इस तरंगों के कारण यहाँ पर आपतित और परावर्तित तरंगों के कारण यहाँ पर अध्यारोपण के फलस्वरूप अप्रगामी तरंग का निर्माण होता है, और जिसमें वायु स्तंभ की जो लंबाई है L1 मान लेते हैं अनुनाद की प्रथम स्थिति में। इस लंबाई L1 का मान जो है अंत्य संशोधन और लंबाई अर्थात L1 प्लस E, इसका मान जो है वह तरंगदैर्घ्य के 1/4 अर्थात तरंगदैर्घ्य का चौथाई होता है। और इसमें जब जल के तल को और नीचे ले जाते हैं और जब नीचे ले जाते हैं, इस स्थिति में हमको एक ध्वनि सुनाई देती है। इस स्थिति में यहाँ पर जो आयाम है, यहाँ पर हमको एक ध्वनि सुनाई देता है मुंह पर। जैसे जैसे जल के स्तर को नीचे ले जाते हैं वैसे वैसे ये वायु स्तंभ की लंबाई बढ़ती जाती है, अर्थात ये भाग बढ़ जाता है। यह भाग जब बढ़ता है तो यहाँ पर एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पर प्रथम स्थिति की अपेक्षा 3 गुना तेज आवाज सुनाई देता है। उस स्थिति को अनुनाद की द्वितीय स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में 2 नोड और 2 एंटी नोड बनता है। अनुनाद की द्वितीय स्थिति में फिर अंत संशोधन के साथ लंबाई का मान जो है वो 3 λ/4 हो जाता है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं जब, तो लंबाई का मान L का मान बराबर L2 माइनस L1 आता है, और सूत्र V इक्वल टू N लेमडा, यानी कि ध्वनि के चाल का जो सूत्र है उस सूत्र से V इक्वल टू N लेमडा से V का मान प्राप्त हो जाता है। V इक्वल टू
यहाँ पर लेमडा का मान इस सूत्र से निकालते हैं, इसको सॉल्व करके L2 माइनस L1 3 लेमडा अपन 4 माइनस लेमडा अपन 4 से आया लेमडा अपन 2, तो यहाँ से आ जाता है लेमडा इक्वल टू 2 इंटू L2 माइनस L1, तो आ गया V इक्वल टू 2n L2 माइनस L1। ये अब इसके लिए प्रेक्षण सारणी देखें। इसमें सर्वप्रथम कमरे का ताप प्रेक्षण लेते समय कमरे का ताप नोट कर लिया जाता है। उसके पश्चात स्वरित्र की आवृत्ति कितना हर्ट्ज है उसको, फिर निम्नानुसार पाठ्यांक नोट करते हैं। प्रायोगिक क्रिया के दौरान नली के खुले सिरे का पाठ्यांक, नली के खुले सिरे का पाठ्यांक, तो इसमें नली के खुले सिरे का पाठ, इसको ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर। खुले सिरे का पाठ तब लेते हैं जब यहाँ पर इस जगह से यहाँ पे स्केल लगाते हैं, उस स्केल से इसका पाठ नोट कर लेते हैं। अब उसके पश्चात अनुनाद की अनुनाद की प्रथम स्थिति, जल के तल का पाठ, अनुनाद की प्रथम स्थिति में जल कहाँ तक है, जैसे जल यहाँ पर आया है, जिस स्थान पर भी जल रहेगा वहाँ तक की खुले सिरे का पाठ, फिर जल का, तो L1 बराबर हो जाएगा B माइनस A, यानी इन दोनों पाठ्यांकों का अंतर ले लेंगे इसमें। L1 बराबर B माइनस A सेंटीमीटर में आ जाएगा। खुले सिरे का पाठ, यहाँ का पाठ्यांक कितना लिए थे, और उसके बाद जल का तल का पाठ, ये अनुनाद की प्रथम स्थिति में। इसी प्रकार से अनुनाद की द्वितीय स्थिति, अनुनाद की द्वितीय स्थिति में जल के तल का पाठ C सेंटीमीटर में लेते हैं। L2 बराबर C माइनस A सेंटीमीटर। ये इस प्रकार L2 और L1 का मान सूत्र V इक्वल टू 2n L2 माइनस L1 में रखते हैं। यहाँ पे सूत्र V इक्वल टू 2n इंटू L2 माइनस L1। इस सूत्र में यहाँ से माध्य पाठ L1 का रख लेंगे और यहाँ से L2 का मान रख लेंगे, L2 और L1 का मान, तो हमको n का मान प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से अनुनाद नली के सहायता से हम V का मान ज्ञात करते हैं, ध्वनि का वेग। धन्यवाद।